नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के इस सत्र के दौरान सभागार में मौजूद आदरणीय प्रोफेसर सुरेश लाल भंडवार सर, विभागाध्यक्ष योग विभाग, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय डॉक्टर कामाख्या कुमार जी, मदान साहब, प्रदुमन सर और ऊर्जा से भरपूर डॉक्टर सुधांशु जी और मेरे पूर्व परिचित और योग की कई विधाओं के साथ योग के श्वास प्रश्वास और उसको किस तरह की वैज्ञानिकता के साथ इसको प्रस्तुत किया जाए, इस केंद्र बिंदु में महारत हासिल आदरणीय डॉक्टर पीसी मालसे सर और डेलीगेट्स और इस कार्यक्रम के विशेष आकर्षण छात्र एवं छात्राओं, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। समय की आवश्यकता को देखते हुए बहुत ही कम समय में अपना मैं वक्तव्य ख़त्म करूंगा, क्योंकि समय है टाइम मैनेजमेंट और नॉलेज मैनेजमेंट का। और पूरे वक्तव्य के दौरान मैं इस तथ्य को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि योग आपकी लिविंग को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, इसके अभ्यास से किस तरह से क्वालिटी लाइफ आ सकती है और हेल्दी लिविंग किस तरह से हो सकती है और आइडियल लिविंग किस तरह से हो सकती है। तो भारतवर्ष विचित्र संभावनाओं वाला देश है, वहीं दूसरी तरफ ये देश ऋषि और कृषि परंपरा का देश है। यहाँ ऋषि का मतलब है ज्ञान, जीवन के बारे में ज्ञान, ईश्वर के बारे में ज्ञान, अपने आप के बारे में ज्ञान। यहाँ ऋषि परंपरा से मतलब है पोषण, वो शारीरिक पोषण या मानसिक पोषण। तो ऋषियों ने जीवन के बेहतरी के लिए, जीवन में समग्रता के उत्पत्ति के लिए या आदर्श जीवन शैली के लिए या गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए या जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय मनीषियों ने ढेर सारे मार्ग सुझाए हैं, ढेर सारी पद्धतियाँ अपने यहाँ हैं। उन पद्धतियों में योग भी एक महत्वपूर्ण साधन है। हम योग के जो अलग अलग अभ्यास हैं, उन अभ्यासों को हम अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, तो इस जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं और आदर्श जीवन शैली को या हेल्दी जीवन शैली को, स्वस्थ जीवन शैली को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले योग के अलग अलग अभ्यासों के अभ्यास के क्रम में यदि योग का हम अभ्यास करना चाहते हैं, जैसे आसन है, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, मैं कुछ बात करूँगा आसनों का, प्राणायामों का, ध्यान का, षटकर्म का, आहार का या जो सूक्ष्म अभ्यास है उसके बारे में। तो इन सब अभ्यासों को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हमें अपने लाइफ स्टाइल को उन्नत करना होगा। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन शब्द उसको हम दे सकते हैं। इस शरीर को बेहतर रखना चाहते हैं या इस शरीर से होने वाले कार्यों को हम बेहतर रखना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखना होगा कि जो स्थूल शरीर है, ये जो शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये जिन तत्वों से बना हुआ है, मैं छोटे छोटे पॉइंट पर अपनी बात रख के ख़त्म करूँगा। जिन तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, उन तत्वों को अपनाना जरूरी है। जैसे
क्षितिजल पावक गगन समेरा, पानी, हवा, मिट्टी, अग्नि, आकाश, इन सब प्राकृतिक तत्वों के साथ जिससे ये शरीर बना हुआ है, इनका संसर्ग होना आवश्यक होता है, तभी ये शरीर आगे ग्रो करेगा और एक बेस बनाएगा आपको हेल्दी रहने के लिए या आदर्श जीवन शैली उत्पन्न करने के लिए। तो क्या है, जैसे ये वॉल है, आप सपोज करो, मान लो इसमें टूट फूट हो गई, इस दीवार में टूट फूट हो गई, तो अब कामाख्या सर इसको पहले जैसा इस समय जैसी है, मान लो इस टूट फूट हो गई, तो जैसी है वैसे करने के लिए फिर से वही चीज़ें लगाएंगे जिससे पहले बनी थी। बालू का वो लेपन हो जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा, फिर इसी मैच का कलर करवा देंगे। पर्दे जो डैमेज हैं, ये पर्दा ख़राब हो गया वो है, तो इसी तरह का पर्दा लगा देंगे, तो परफेक्ट मैच आ गया कि नहीं। उसी तरह इस शरीर में है, इसको आप अच्छा रखना चाहते हैं तो जिन तत्वों से शरीर बना हुआ है, हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, पृथ्वी, उन तत्वों से आपका संसर्ग होना जरूरी होता है। आज हम लोग क्या करते हैं कि शरीर में कोई परेशानी हुई, कोई असामान्यता की सिचुएशन पैदा हुई, तो ढेर सारे रासायनिक इलाज करते हैं, या ऐसी चीज़ें आजकल तो हम लोग अपनाते हैं जिसको ये शरीर स्वीकार ही नहीं करता। वो खान पान में भी है, जैसे फास्ट फूड है, जंक फूड है, दवाएं तो छोड़ दीजिए, फास्ट फूड, जंक फूड और तमाम तरह के डिब्बा बंद आहार हो गए हैं। तो क्या होता है, जो नेचर का जो खान पान है, हरी साग सब्जी है, जो भी मालूम, उसका पीएच और आपके शरीर के पीएच में बहुत सिमिलरिटी है, तो शरीर उसको पहचानता है, मतलब उसको आइडेंटिफाई करने आसानी होती है, और पहचान ले तो पचा देगा आपको, फिर उसका जो तत्व है आपको शरीर को ज़्यादा लगेगा। तो कहना मैं ये चाहता था, जिस चीज़ से शरीर बना हुआ है उससे संसर्ग होना जरूरी है। मिट्टी से संसर्ग, अग्नि तत्व, सूर्य के प्रकाश में रहना जरूरी है, पानी का समुचित प्रयोग करे आदमी। अभी मालसे सर ने उपवास या फास्टिंग की बात करी, तो वो जो हमारे यहाँ वेदों में या योग में जो वर्णित है उपवास, और आजकल का जो फास्टिंग है सर, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। फास्टिंग तो फास्टिंग से बना है, मगर इसके अंदर गहराइयों में नहीं जाते। उपवास लोग करें, मगर अपने शरीर को अच्छा रखना है तो उपवास वाला तो आप लोग सभी लोग जानते हो। मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि साहब हफ्ते में एक दिन ये मोबाइल फास्टिंग भी करें, अच्छी, हाँ जो भी मान लीजिए नाम, तो उससे भी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, समय बचेगा और ढेर सारा कन्फ्यूजन। नो डाउट इसके फ़ायदे भी हैं मगर नुकसान भी है। तो यहाँ मैं फास्टिंग्स कहने का मतलब ये है कि कब इसका कितना इस्तेमाल करना है, एक दिन न इस्तेमाल करें, उस तरह की व्यवस्था कर लें। फिर मिट्टी के ढेर सारे तत्व तो हमारे शरीर में है, इसलिए उसके संसर्ग में रहना जरूरी है। सूर्य को संसार की आत्मा कहा जाता है। जिस तरह से इस शरीर में आत्मा है, वो इस शरीर से निकल जाए जिसका कोई महत्व नहीं है। तो वेदों में कहा गया कि सूर्य संसार की आत्मा है, तो हम उसके ऊपर अवलंबित, हम क्या जितने भी जीवधारी हैं, पेड़ पौधे, तो उसका भी संसर्ग होना आवश्यक है। फिर प्रॉपर नींद लेने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि नींद तो बहुत ही बेहतरीन दवाई है। फिर इसके अलावा आप ये ना समझो कि किसी भी तरह से आसनों के अभ्यास में आ जाएं, फिर पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करिए, उसकी प्रैक्टिस करें। फिर आचार विचार की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, उसके बाद फिर आसनों के अभ्यास में आए। यदि आप हेल्दी लिविंग चाहते हैं और आइडियल लाइफ चाहते हैं, आइडियल लाइफ स्टाइल चाहते हैं, ये बताना थोड़ा सा मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि आसन करने से पहले की जो नियमावली है उसको ज़रूर फॉलो करें। हम लोग तो डायरेक्ट आसन पे आ जाते हैं ना, और उस श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं कि जो बुक्स में वर्णित है या जो सर ने बताया या सर ने बताया उसका लाभ मिलेगा। मगर सर ने ये भी तो बताया है कि आसन से पहले की जो अनिवार्यता है उसको भी अपनाइए। नो डाउट आसनों के अभ्यास से बड़े लेवल पे शरीर की सक्रियता बढ़ती, शरीर की फिजियोलॉजी एक अलग तरह की हो जाती है आसनों के दौरान। जो
रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म है उस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सब चीज़ों में अंदर हम नहीं जाते हैं, समय के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं कहना चाहता था। जैसे आजकल है योगासनों का, इसमें आप लोग विचार करें, मैं अपना विचार दे रहा हूँ कैसे इसको बेहतर और किया जा सकता है। जैसे आसनों का जो अभ्यास है ज़्यादातर समूह में किया जाता है, शरीर अच्छा रहेगा, नो डाउट उसके लाभ हैं सर, मगर एक इसमें विचार ये आता है, आप लोग सभी प्रबुद्ध लोग हैं, इस पे सोचें। ज़्यादा आसनों का जो अभ्यास होता है वो ग्रुप में होता है। अब क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को तो छोड़ दीजिए, जो बाहर ग्रुप में आसन होता है, जैसे यहाँ पे कोई योगा एक्सपर्ट आ गया, योग के एक्सपर्ट पार्क में या कहीं शिविर लगा हुआ है और सामने सपोज कर लो आप 1000 लोग अभ्यास वो कर रहे हैं, तो उस 1000 लोगों में 100 लोगों में अब देखिए सर किस तरह से उसमें विभिन्नता है। उस 100 लोगों में कोई 25 साल का हो सकता है, कोई 85 साल का हो सकता है, कोई 30 साल का हो सकता है, महिला पुरुष, ये तो एज का अंतर हो गया उस भीड़ में। फिर उन्हीं 100 लोगों में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती, किसी को दमा बीमारी है, किसी को ओबेसिटी है, किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, और उसी ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको कोई बीमारी नहीं है। और सर आप लोगों का ध्यान चाहेंगे, आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, तो वो जो सीखने वाले लोग हैं उसमें अलग अलग कैपेसिटी के लोग हैं, मगर यहाँ पे जो योगाचार्य सिखा रहे हैं वो एक ही तरह का आसन सबको सिखा रहे हैं। तो 85 साल के व्यक्ति की शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट्स का लेवल या उसके शरीर में कौन सी बीमारी है वो भी वही कर रहा है, और जो 20 या 25 साल का है जिसको कोई बीमारी नहीं वो भी वही कर रहा है, या उस ग्रुप में कोई हार्ट का रोगी है तो वो भी वही कर रहा है जो योगाचार्य सिखा रहे हैं। तो जो लोग सीख रहे हैं या जो लोग बेनिफिट लेने आए हैं वो अलग अलग क्षमता के लोग हैं, और हम लोग एक ही तरह का उनको अभ्यास कराते हैं। तो इसमें ये है कि इसका अभ्यास, हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा कि इसका अभ्यास व्यक्तिगत है। तो आजकल मैं समझता हूँ कि एक तरह की हवा बही हुई है शिविरों की, उसमें रोगी भी लोग होते हैं, निरोगी भी लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, स्त्रियाँ भी होती हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो हम लोग एक संदेश दें देश दुनिया को, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था कि योगासनों का अभ्यास या प्राणायामों का अभ्यास यदि चिकित्सा के दृष्टिकोण से आप आ रहे हैं तो उनका इंडिविजुअल हो तो बहुत बेहतर है। बाहर के लोगों ने जब योग को योगा बना दिया और इसकी हवा पूरी दुनिया में फैल गई, योगा योगा योगा, तो वहीं से ये तमाम उसके फ़ायदे भी हुए और तमाम इसके नुकसान भी हुए। एक तरह से है कि योगासन को तो आजकल रामबाण समझते हैं ना लोग, तमाम तरह के बड़े बड़े लिटरेचर और विज्ञापन में मैं देखता हूँ। आसनों की भी एक अपनी लिमिट है, नो डाउट आसनों से लाभ है, मगर उतनी क्षमता डेवलप करके आइए तब लाभ है। तो रोगी और निरोगी, बच्चा, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष सब एक ही तरह का अभ्यास कर रहे हैं, जैसा कि मैंने एक चित्र प्रस्तुत किया। ठीक है, मगर इसमें भी संशोधन होने की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है, जिससे जो ऋषि परंपरा का जो योगासन या हठ योग का या घरंड संहिता के जो आसन हैं उनका सही माने पे लोगों को लाभ हो और उनकी लाइफ इम्प्रूव हो। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं रखना चाहता हूँ, साधारण बातें करता हूँ। अच्छी लिविंग चाहिए या समग्र जीवन शैली चाहिए तो हमें अपने आप का बोध होना सर जरूरी है। अच्छे महलों में, अच्छे मकानों में, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी में बैठने से हैप्पी लिविंग या हेल्दी लिविंग कभी नहीं आ सकती, नहीं किसी को मिलती है ऐसा। इसलिए जो वास्तविक जीवन का रस है उसका रसास्वादन करना है तो बोध होना चाहिए, अपने आप
कि अपने आसपास की परिस्थितियों का, अपनी सोच का, समझ का, अपने कर्म का। उससे क्या होता है कि उस व्यक्ति की विशेष के अंदर अपने लेवल की एक संपन्नता और समझ आती है, जिससे हर चीज़ पे वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन करना जानता है। और दुख और जो एक कष्ट है उसको भी आते हैं, मगर उसके जीवन में कम रहता है। जैसे सर मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखता हूँ। मान लो आप लोग, एक परिवार है, उसके गार्जियन हैं, उनके परिवार में उनकी एक बेटी है, एक बेटा है। मैं केवल एक कल्पना कर रहा हूँ सर, एक कहानी रखता हूँ। और उनकी पत्नी है, पिताजी हैं, उनका बेटा बाहर पढ़ रहा है, या मान लो देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बाहर छोड़ दो, मैं लखनऊ मेरे दिमाग में था। फिर उस परिवार के जो गार्जियन है, संरक्षण है, पिता हैं, उनका देहांत हो गया। तो माता जी ने फ़ोन किया कि बेटा हरिद्वार से आ जाओ, या जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ से आ जाओ, तुम्हारे पिताजी चले गए। तो बेचारा भागा भागा आता है, फिर अपने घर पहुँचा। मगर एक और चीज़ जोड़ दें, चूँकि वो लड़का देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ता है या कामाख्या जी के यहाँ पढ़ता है, तो वो गीता का अध्ययन करता है। गीता की चीज़ों का उसको खूब अध्ययन है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन क्या है। खैर वो घर पहुँच गया तो उसके पिताजी बरामदे में मतलब उनकी मिट्टी पड़ी हुई है। तो माता ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी का इतने ही दिन साथ था, अब वो चले गए। क्योंकि वो गीता का अध्ययन करता है, तो उसने कहा मम्मी फिर ये कौन लेटे हैं? तो उसने कहा यही तो हैं तुम्हारे पिताजी। तो उसने कहा तुम तो कह रही हो पिताजी चले गए, तो वो चले गए तो कौन थे? इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता था कि बोध होना चाहिए जीवन में होने वाली घटनाओं का और अपने आप का। इससे भी आपके जीवन में संतुष्टि आएगी और ज्ञान आएगी, जिससे हैप्पी लिविंग के तरफ हम बढ़ने में मददगार साबित होंगे। अगला सर ने प्राणायाम की बात करी। तमाम लोग सोसाइटी में हैं, हेल्दी रहने के लिए और अपनी अच्छी लिविंग के लिए, रोग मुक्त जीवन के लिए प्राणायामों का अभ्यास करते हैं। नो डाउट प्राणायाम का अभ्यास नियम से करा जाए तो शरीर पे बहुत ही ज़्यादा बेहतर इसका अभ्यास पड़ता है, मगर इसकी वैज्ञानिकता का भी प्रश्न है। वैज्ञानिकता का भी ध्यान रखें तब इसका अच्छा लाभ होगा। जितने भी ये प्राणायाम की टेक्निक्स है हज़ारों हज़ार वर्ष पहले की सर बनाई हुई। तो उस समय का जो प्राकृतिक वातावरण था, हवा का स्तर, पानी का स्तर, व्यक्ति के सोच का स्तर, आसपास के परिवेश का स्तर, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्वच्छता थी। आजकल हवा के प्रदूषण का स्तर देखिए, जल के प्रदूषण का स्तर देखिए। दूसरी तरफ इन सब प्रदूषणों के अलावा मानसिक प्रदूषण, वो इन सब तथ्य को भी सामने रख के जो ऑक्सीजन या हवा हम अंदर ले रहे हैं, उसके अंदर फिजियोलॉजी में नहीं जाना चाहते, वो कितनी शुद्ध है या कितनी अशुद्ध है, इसका भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी। ओवरऑल हवा में तो पॉल्यूशन है, बस अंतर है कि हरिद्वार की इतनी है, लखनऊ की इतनी है, फला जगह इतनी है। तो ये जो परंपरा, ये जो विधि आज से हज़ारों हज़ार वर्ष पहले बनाई गई थी, उस समय वायु की शुद्धता, जल की शुद्धता, परिवेश की शुद्धता अलग तरह की थी और आज की अलग तरह की है। तो ये जो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट दोनों को साथ में क्लब करके ओरिजिनल को बेस बना करके कोई विधि के साथ चलना जरूर होगा, जिससे और ज़्यादा प्राणायामों का लाभ होगा। आजकल तो ये भी है कि जितना ज़्यादा प्राणायाम करोगे उतना ज़्यादा शरीर को लाभ होगा। ये भी तो एक धारणा बनाई है लोगों ने, ऐसा नहीं है। जैसे अभी सर ने तमाम चीज़ों पे प्रकाश डाला, जितनी मैं साधारण भाषा में बताता हूँ, जितनी वायु ऑक्सीजन की आपको ज़रूरत है
प्राणायाम से या कोई भी ब्रीदिंग उतनी ही शरीर आपकी लेगी, उससे ज़्यादा नहीं लेगी। उसकी ज़रूरत 30 मिनट में पूरी हो गई तो 31वें मिनट नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान होने जा रहा है। जैसे सुधांशु जी के हाथ में बॉटल है, जैसे ऊपर उठा दीजिए, ये कितने की होगी, 1 लीटर या 2 लीटर की होगी। अब हम कहें साहब इसमें 4 लीटर भरना है, होगा क्या? तो इसी तरह से महिलाओं और पुरुषों की लंग्स की वाइटल कैपेसिटी 3600 और 48 ml के आसपास, थोड़ा एवरेज ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हर चीज़ की एक क्षमता है, उतना ही तो लेगा। और फिर कुछ लोग नहीं बोलते अब आप फेफड़े को पूरी हवा से खाली कर दीजिए, ये भी नहीं हो सकता। क्यों सर? आप ध्यान में चले गए लग रहा है। हाँ, उसमें ये है सर कॉम्प्लीमेंट्री एयर, सर जो कह रहे हैं रेजिडुअल एयर और टाइडल एयर, एवरेज है ना सर। तो ये जो वैज्ञानिकता है और बहुत ही ऋषि परंपरा से चली आ रही है, तो इसका सही तरह से हम उपयोग करेंगे तो नो डाउट प्राणायाम आपकी मन की शुद्धि, रक्त की शुद्धि और तमाम तरह से स्थूल शरीर के लेवल की शुद्धि का कारक बन जाता है। अगला ये षटकर्मों वाला अभ्यास है, शरीर शोधन का एक बहुत ही बेहतरीन है। आजकल नवली वाला है ना सर, तो ये बहुत ही बेहतर अभ्यास के बाद आता है। मगर जो आंतों के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है वो भी लिमिट है उसकी, सेगमेंटल और पेंडुलम मूवमेंट की, और आप बहुत ही ज़्यादा उसको स्टिमुलेट करके करेंगे तो उसकी भी लाभ की जगह हानि होने की संभावना है। मगर नो डाउट नवली के अपने लाभ हैं। और षटकर्मों के जैसे छोटा सा है जल नीति वाला मैटर है, उसमें जब पानी मिला दिया नॉर्मल सैलाइन वाटर हो गया। तो कुछ लोगों तो डेली करते हैं, मगर योग एक्सपर्ट बताता है आपको तब करिए, अपने आप ना करिए। और डेली आपको ज़रूरत नहीं है तो ना भी करिए। इन्हें की बड़ी श्रद्धा और विश्वास से रोज़ सुबह शाम कर रहे हैं, उससे भी नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा एक चीज़ मैं ये कहना चाहता था कि डाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है, आहार वाला, अच्छे स्वस्थ जीवन अपने अंदर ले आना है तो सात्विक आहार पे रहें। और सात्विक आहार का मतलब ये नहीं कि रोटी दाल चावल रोज़ खा रहे हो और विचारों से लोगों की हत्या कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये जो स्थूल भोजन हम करते हैं ये भी शरीर के लिए ज़रूरी है। और कल मैं बता रहा था इमोशनल डाइट भी ज़रूरी है। आप ये तय करो या देखो, परखो, समझो कि आपके जीवन में इमोशनल डाइट कितना है। ये स्थूल खाना तो हम खूब खा रहे हैं, तो किसी का पेट यहाँ आगे आ रहा है। अदरक की तरह मोटापा आना रोग का कारण होता है। जिसको ये है वो हेल्दी लिविंग जल्दी नहीं मिलेगी उसको, अदरक की तरह मोटा होना। तो ये जो दाल चावल रोटी सब्जी है जो भी हम खा रहे हैं, इसी पे तो हमारा जोर है। तो इसी से आहार का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता, इमोशनल डाइट भी चाहिए। जब भी आप प्रेम से आप भूखे हैं, स्नेह से भूखे हैं, ममता से आपके जीवन में अभाव है, वात्सल्य का अभाव है, तो भी आपको संपूर्ण आहार नहीं मिल रहा है। तो आप चेक कर लो कि प्रेम की कमी तो नहीं है, वात्सल्य की कमी तो नहीं है, स्नेह की तो कमी नहीं है, ममता की कमी, उसको भी आप प्राप्त करने की कोशिश करो। तो दोनों मिल करके संपूर्ण आहार बन जाएगा। और आहार कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये सारी नियमावली बनी हुई है, उसमें हम नहीं जाते हैं। अगला, अपने जीवन में हेल्थ के एस्पेक्ट को उतारने की कोशिश करे आदमी। वहाँ हेल्थ की मतलब स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य और हेल्थ, जो लोग विद्वान लोग हैं वो समझ रहे होंगे दोनों चीज़ क्या है। हेल्थ तो हेल्थ से बना हुआ है ना, इसका मतलब हो गया पवित्रतापूर्ण जीवन, और स्वास्थ्य का मतलब हो गया स्व में स्थित होना। तो जो स्वास्थ्य का जो इंडियन एंशिएंट कॉन्सेप्ट है उसको हम जीवन में उतारें
तो हम समझते हैं कि जीवन के मर्म को समझ पाएंगे, वो भी आपको अच्छा जीवन देने के लिए और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहायक होगा। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये रुमाल है सर, यह है। जब हम जीवन में ऊहापोह की स्थिति में होते हैं उस समय भी अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं रहते हैं और लगातार रहें तो मानसिक ढंग से बीमार रहते हैं, तो हेल्दी लिविंग कैसे हो पाएगी। जैसे रुमाल के दो छोर हैं सर, ये जन्म है और ये मृत्यु, इसी के बीच का है जीवन। तो जितनी मैंने चीज़ें बताने की कोशिश करी, कम समय है, उस समय का सम्मान करते हुए इन सब चीज़ों को अपनाए आदमी तो बेहतर जीवन की तरफ मुड़ सकता है। और ये जो छोर है जन्म, ये भी हमारे हाथ में नहीं, ठीक है सर। और ये बचा मृत्यु, ये भी हमारे हाथ में नहीं। इसलिए बोध, जीवन का बोध बड़े स्तर पे हेल्दी लिविंग की तरफ प्रेरित करेगा। दूसरा एक एस्पेक्ट है, इसी से काम चलाते हैं। ये दूसरा एस्पेक्ट, ये है मृत्यु और ये है मोक्ष। ये मृत्यु और ये मोक्ष। मृत्यु का मतलब ये हो गया कि सांस, सर आप वाला विषय, सांस हो गई बंद मगर इच्छाएं थी अंतिम दम तक, ये हो गया मृत्यु। और ये इच्छाएं मर गई, खत्म है, और क्या बचा हुआ है ना सर। तो ये गूढ़ रहस्य है, ये सब चीज़ों को जानना और समझना और अपने आप में उतारना, फिर आदर्श यौगिक जीवन शैली को हम प्राप्त होते हैं। मैं समझता हूँ कि समय के अंदर मैंने अपनी बात कह दी और समय का काफ़ी अभाव है। आप लोगों ने मुझे सुना और कामाख्या सर ने मुझे इसमें आमंत्रित किया। मैं हृदय से आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।